बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हम कवर करने लगे हैं नेशनल बुक फाउंडेशन की जो चैप्टर नंबर 10 है उसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। ओके, तो चैप्टर का क्या नाम है, जैसे कि आपने पहले भी पढ़ लिया हुआ है, आपने पुरानी बुक में भी पढ़ा, अब ये न्यू बुक आई है तो इसमें भी वही चैप्टर है, टॉपिक्स ऑलमोस्ट सेम है बट एक्सरसाइजेज डिफरेंट है। तो चाहे तो आप जो भी बुक फॉलो कर रहे हैं, एक्सरसाइजेज आपको नई बुक जो है उसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स वो भी करने हैं। ठीक है, तो इसमें हम आज कवर करेंगे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। फर्स्ट 5 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे और नेक्स्ट 5 जो है ना वो नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पहला है, गिव एन एग्जांपल ऑफ वाइब्रेटरी मोशन विच इज नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या बोल रहे हैं? गिव एन एग्जांपल ऑफ वाइब्रेटरी मोशन विच इज नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन। कि हमें मिसाल देनी है, किसकी मिसाल देनी है? एक वाइब्रेटरी मोशन की, जो वाइब्रेटरी तो हो लेकिन वो SHM ना हो, सिंपल हार्मोनिक मोशन ना हो बट वाइब्रेटरी हो। तो बच्चों जरा इसको देख लेते हैं कौन सी ऐसी है। आपने इस चैप्टर के अंदर ना 3 एग्जांपल्स पढ़ी थी, एक बॉल एंड बाउल सिस्टम, एक सिंपल पेंडुलम और तीसरा था मैस अटैच टू द स्प्रिंग। वो तीनों ही सिंपल हार्मोनिक मोशन थी क्योंकि वो उसकी कंडीशन को फुलफिल कर रही थी। अब आपकी इसी दुनिया में रियल लाइफ में ऐसी भी एग्जांपल्स हैं जो वाइब्रेट तो करती हैं बट दे आर नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, तो यहाँ पे हम मिसाल ले लेते हैं एक बॉल की। ठीक है बच्चों, कि व्हेन वी हैव अ बॉल एंड वी ड्रॉप द बॉल फ्रॉम सम सर्टेन हाइट। हमारे पास एक बॉल है और उस बॉल को हमने एक हाइट से नीचे गिराया है, तो होगा क्या? तो वो वाइब्रेट तो कर रही है बट वो कंडीशन को फॉलो नहीं करेगी, जो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन है। तो इसको थ्योरेटिकल कैसे लिख सकते हैं? व्हेन अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट ऑन द फ्लोर एंड कीप्स बाउंसिंग अप एंड डाउन। तो बॉल क्या करेगी? कीप बाउंसिंग अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे मूव करती जाएगी। इसी को तो वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। कीप्स बाउंसिंग अप एंड डाउन, देन इट्स मोशन इज वाइब्रेटरी मोशन, is vibrate but the ball vibrate but not, it is this motion is vibratory motion because the ball is continuously vibrate but the motion is not simple harmonic motion. okay, अगर आपको शॉर्ट के लिए आए तो आप यहाँ तक लिख सकते हैं, मोस्टली शॉर्ट के लिए आते हैं। आपको साथ रीजंस भी पता होने चाहिए। यहाँ पे कितनी रीजंस हैं? 2 रीजंस हैं। In case of bouncing ball, when it hits to the floor, the restoring force F is equal to the mg, which is constant and not F is directly proportional to minus x। मतलब वो जो फोर्स है, जो वेट है, वो कांस्टेंट रह गया है, वो बढ़ नहीं रहा डिस्प्लेसमेंट के साथ। इसीलिए आप कहते हैं ना F इज इक्वल्स टू डब्ल्यू, ये बोलते हैं ना F इज इक्वल्स टू डब्ल्यू एंड डब्ल्यू इज इक्वल्स टू mg। अब बॉल का वजन तो नहीं ना बढ़ रहा, उसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, आप ऊपर और नीचे मूव तो करिए लेकिन उसका ये जो है फोर्स है, यानी कि उसका जो वेट है वो कांस्टेंट रह रहा है। इस वजह से भी हमारी जो बॉल है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को जो है नहीं कर रही फुलफिल। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ बाउंसिंग बॉल द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी रिमेन सेम। अब दूसरी बात, क्योंकि वेट सेम है तो जी की वजह से ना, क्योंकि वेट बनता ही जी की वजह से, तो जी भी कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब है अगर हमारे पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट रह जाए, ठीक है बच्चों, अगर हमारे पास एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट रह जाए तो हमारी सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकती। वो ऑब्जेक्ट की जो भी मोशन है वो वाइब्रेटरी तो हो सकती है बट सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं हो सकती। होपफुली बात समझ आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, इसको आप 10.2 भी कह सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन का 10.2। ठीक है, तो इसमें वो क्या पूछ रहे हैं? एट एक्सट्रीम पोजिशन वेलोसिटी इज जीरो। कि किसी एक्सट्रीम पोजिशन पे वेलोसिटी जीरो है बट एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, हाउ कैन यू थ्योरेटिकल एक्सप्लेन इट। अब हम इसको दोबारा अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि अगर किसी एक्सट्रीम पोजिशन पे, ठीक है, वेलोसिटी जीरो हो लेकिन एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वेलोसिटी अगर जीरो है तो एक्सेलरेशन के लिए तो मुश्किल है ना कि वो जो है मैक्सिमम कैसे हो सकता है, क्योंकि एक्सेलरेशन है ही वेलोसिटी की वजह से, वेलोसिटी के चेंज होने की वजह से। तो इसको हमने एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो इन सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स टुवर्ड द एक्सट्रीम पोजीशन देन इट्स वेलोसिटी टुवर्ड्स एक्सट्रीम पोजीशन, इट्स वेलोसिटी टुवर्ड्स एक्सट्रीम पोजीशन बिकम जीरो। ठीक है, तो उसकी जो वेलोसिटी है एक्सट्रीम पोजीशन पे वो जीरो हो जाती है।
at extreme position because the object is at high at the rest for a small instant, so the velocity is zero at extreme position. मैं इसको दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में जब ऑब्जेक्ट जो है ना किसी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है, मीन से एक्सट्रीम पे जाता है, तो यहाँ पे आके थोड़ी देर के लिए रुकता है, ठीक है। तो पहले तो इस तरफ जाते हुए उसकी वेलोसिटी क्या हो रही होती है, चेंज हो रही होती है ना। तो जब वो रुकता है वेलोसिटी जीरो हो जाती है। जैसे ही वेलोसिटी के अंदर सडन चेंज आता है ना, तो एकदम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है और एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है, क्योंकि वेलोसिटी की चेंज की वजह से ही एक्सेलरेशन बनता है। मैं यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख देती हूँ, a इज इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी, कि अगर आपका चेंज हो रहा हो एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो ये हमारी बात तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अब इसकी थोड़ा देखते हैं रीजन नेक्स्ट। वेलोसिटी तो हो गई जीरो, और एक्सेलरेशन कैसे मैक्सिमम हुआ। एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम बिकॉज एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यही बात जो मैंने आपको कही है। व्हेन वेलोसिटी चेंजेस इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन, जब वेलोसिटी तब्दील होगी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी। दूसरा केस ये है बच्चों कि रिस्टोरिंग फोर्स इज मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन पे बच्चों रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। ये हमारा एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक है, होपफुली आपको नजर आ रही होगी। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे जो वेलोसिटी है बच्चों, वो तो हो गई है मैक्सिमम, सॉरी वेलोसिटी हो गई जीरो और एक्सेलरेशन मैक्सिमम, और आपकी रिस्टोरिंग फोर्स भी मैक्सिमम, ठीक है। ये कह रहे हैं ना, रिस्टोरिंग फोर्स इज मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन। सो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन एफ इज इक्वल्स टू एम में, ठीक है, कि जहां पे फोर्स ज्यादा होगी वहीं पे एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। तो क्योंकि यहाँ पे फोर्स ज्यादा है इसलिए यहाँ पे एक्सेलरेशन भी ज्यादा है। तो ये आपको नई बात सीखने को मिली है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में इसका जिक्र नहीं हुआ था। तो F इज इक्वल्स टू एम ए, न्यूटन ने तो ये बात कही है ना, जहाँ पे फोर्स ज्यादा वहां पे एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। पहली बात ये समझ सकते हैं, और दूसरी बात आप ये समझ सकते हैं कि जहां पे ज्यादा से ज्यादा चेंज होगा वेलोसिटी के अंदर वहां एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। तो ये दो चीजें आप माइंड में रख सकते हैं, दोनों में से एक भी बता सकते हैं और दोनों भी बता सकते हैं, ठीक है जी बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट विल हैपन टू एक्सेलरेशन, what will happen to acceleration of mass spring system if its mass is doubled। अगर mass को डबल कर दिया जाए तो एक्सेलरेशन जो है ना उसमें क्या होगा, उसमें कोई चेंजिंग होगी या नहीं होगी, वो कम होगा या ज्यादा होगा, वो कैसा रहेगा। कि अगर आप मैस स्प्रिंग सिस्टम है, लेट्स से ये आपका मैस अटैच विद हेल्प ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, ये मैस सिंपल है, और अगर इसी मैस को हम डबल कर दें, कुछ इस तरह से ये पूछ रहे हैं कि उस मैस को आप डबल कर दें तो क्या जो है उसकी मोशन में यानी कि एक्सेलरेशन में कोई फर्क आएगा, ठीक है बच्चों। अगर मैस हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया, पहले मैस स्मॉल था, ये एम सिर्फ एम था, फिर हमने इसको क्या कर दिया 2m, तो क्या 2m करने से इस पर कोई फर्क पड़ेगा, कोई असर होगा। तो चलिए जी पढ़ लेते हैं इसको। As we know that a is directly proportional to constant x, ठीक है, ये हमने इसको ऐसे भी पढ़ा हुआ था, a is proportional to minus x, ठीक है। और इसको जब खोलेंगे तो कांस्टेंट भी तो साथ आएगा ना, a is equals to माइनस इधर लगा देते हैं कांस्टेंट, k over m कांस्टेंट है और x वैसे रहेगा। तो अगर इन दोनों को आप कांस्टेंट कंसीडर करें k और x को, तो आपके पास क्या रह जाएगा m ना, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m, क्लियर हो गया। तो एक्सेलरेशन उतना ही कम होता जाएगा जितना मैस ज्यादा होगा, इससे भी आपको पता चल रहा है। तो अगर यहाँ पे आप 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, और वो आपको कितना एक्सेलरेशन दे रहा है, लेट्स सपोज 5 मीटर पर स्क्वायर एक्सेलरेशन मिल रहा है, बट जब आप सेम फोर्स लगाएंगे 10 न्यूटन, ठीक है, 10 न्यूटन आप इसको फोर्स लगा रहे हैं, तो ये रिड्यूस हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन 2.5 मीटर पर सेकेंड। क्यों, क्योंकि जितना मैस बढ़ता जाएगा उतना ही बॉडी आहिस्ते आहिस्ते मूव करेगी ना, ठीक है। जैसे एक बड़ी गाड़ी को धक्का लगाना मुश्किल होता है और एक छोटी गाड़ी को आप फोर्स लगाएं तो आपके लिए इजी, उसी फोर्स में वो गाड़ी मूव करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन अगर आप ट्रक ले, ट्रक को तो असर ही नहीं होता ना। तो यहाँ पे उन्होंने सेकंड रिलेशन भी आपको बताया हुआ है कि व्हेन मैस इज डबल टू एम इट बिकम ए डैश इज इक्वल्स टू माइनस के। अब m की जगह हमने 2m पुट कर दिया, साथ x लिख दिया, 1/2 k ओवर m इंटू एक्स, 1/2 a, ठीक हो गया, ये आपका a हो गया, ठीक है। तो क्या होगा, हाफ हो जाएगा जो नया, ये जो a डैश है ना बच्चों, ये a डैश इसका है एक्सेलरेशन,
और ए जो है वो इसका एक्सेलरेशन है। तो इसका 5 मीटर पर स्क्वायर था, तो ये कितना हो गया 2.5, हाफ हो गया ना। तो इस ये इससे डबल है और ये इससे जो है ना हाफ है। क्लियर हो गया। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। और थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये सॉरी हमारा थर्ड क्वेश्चन था, अब हम फोर की तरफ आते हैं। तो फोर बच्चों पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। अ सिंपल पेंडुलम हैज टाइम पीरियड टी। ठीक है, नजर आ रहा है आपको। अ सिंपल पेंडुलम हैज टाइम पीरियड टी। एक सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड, उसका ऑसिलेट करने का जो टाइम है, इधर उधर मूव करने का जो टाइम है, वो टी है। व्हाट विल हैपन टू इट्स टाइम पीरियड इफ इट्स थ्रेड लेंथ इज शॉर्टन टू हाफ। ओके, ये तो बहुत ही आसान है बच्चों, ये बहुत बार मर्तबा क्वेश्चन आता है, ये वाला भी और क्वेश्चन नंबर 3 भी। ये दोनों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लें, इस बार इंशाल्लाह जरूर आएंगे। तो यहाँ पे ना आपने पढ़ा था T is directly proportional to अंडर रूट L। अगर लेंथ ज्यादा होगी तो टाइम पीरियड भी ज्यादा होगा, और अगर लेंथ कम होगी तो टाइम पीरियड भी कम होगा। याद रखें, लेंथ से टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो इसको हम जरा पढ़ लेते हैं। अगर हम लेंथ को शॉर्ट करेंगे तो टाइम पीरियड भी जो है ना उस पर क्या इफेक्ट होगा, देखते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी व्हेन थ्रेड लेंथ इज शॉर्टर। मतलब एल को जब छोटा कर दिया, लेट से पहले आपके पास जो पेंडुलम है उसकी लेंथ इतनी थी। ठीक है, अब आपने उसी पेंडुलम की जो लेंथ है वो क्या कर दी, इससे हाफ कर दी। ठीक है, हाफ कर दी, 1/2 कर दी। पहले लेंथ एल थी, अब 1/2 एल हो गई है। तो 1/2 एल करने से ठीक है क्या इफेक्ट होना है, पहले कितनी थी, एल थी, फिर कितनी हो गई 1/2 एल हो गई। तो टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी व्हेन थ्रेड लेंथ इज शॉर्टन टू हाफ, न्यू टाइम पीरियड टी डैश। इसका टाइम पीरियड टी था बच्चों, और इसका क्या है टी डैश। टी डैश इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L/2। पहले एल था तो एल की जगह L/2 जी पुट कर दिया। एल डिवाइड के भी डिवाइड में है तो नीचे आ जाएगा, L/2 जी हो जाएगा। अब आप इसको फर्दर सॉल्व कर लें। 2 पाई 1/√2 एल ओवर जी। तो 1/√2 टाइम जो है ना उसके टाइम पीरियड में फर्क आएगा। ठीक है, 1/√2 टाइम्स उसके टाइम पीरियड में फर्क आएगा। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसको मैंने यहाँ पे भी सॉल्व किया हुआ है कि L/2 इंटू G/1। ठीक, डिवाइड किया तो डिवाइड के डिवाइड में आए तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है ना। ठीक है, मल्टीप्लाई होने से ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाती है और ये वाली नीचे आ जाती है, मैथ्स का रूल है। तो L मल्टीप्लाई 1/2G हो जाएगा। इससे भी आप कर सकते हैं, या ये समझ लें अगर डिवाइड के भी डिवाइड में वैल्यू होना तो वो नीचे आ जाती है, या नीचे वाली ऊपर चली जाती है, ये एक एक डिवाइड रह जाता है। ठीक हो गया, समझ आ गई ये बात। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अच्छा बच्चों, पिछले क्वेश्चन नंबर 4 का एक छोटा सा पार्ट रह गया था, उसको भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। टी डैश इज इक्वल टू 0.7070 इफ द थ्रेड लेंथ इज शॉर्टन। अगर थ्रेड की लेंथ को हाफ कर दिया जाए ना, शॉर्ट कर दिया जाए, तो टाइम पीरियड पे इतना फर्क आता है। नया टाइम पीरियड इतने जो है ना परसेंट ज्यादा होगा पहले वाले टाइम पीरियड से। ठीक है, मतलब उसकी मोशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो 5 क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, A simple pendulum has time period of 4 सेकेंड। टाइम पीरियड कितना है बच्चों, 4 सेकेंड। एक सिंपल पेंडुलम है, उसका टाइम पीरियड है 4 सेकेंड। Will its time period remains same or change if its steel bob is replaced by wooden bob of same size? अब बहुत सिंपल है बच्चों, यहाँ पे ना मैंने ये बनाया हुआ भी है कि अगर आपके पास, उन्होंने सवाल ये पूछा है, अगर आपके पास एक स्टील की बॉब हो और दूसरी तरफ आपके पास एक वुड की बॉब हो। ठीक है, ये लकड़ी की है और ये जो बॉल है ना ये स्टील की है। तो क्या इसके टाइम पीरियड जो है उसमें कोई फर्क आएगा या सेम रहेगा? तो क्या इसका टाइम पीरियड और इसका टाइम पीरियड इनमें कोई फर्क आएगा या नहीं आएगा, ये हमने बताना है। तो चलिए प्रूव करते हैं। टाइम पीरियड का फॉर्मूला जैसे कि हम जानते हैं ना, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 4 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। ठीक है, दिस शोज दैट टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड्स अपॉन मास। ठीक हो गया, ये वही बात होगी कि मास पे तो टाइम पीरियड डिपेंड ही नहीं करता। हाँ, एक्सेलरेशन डिपेंड करता है। अभी क्वेश्चन नंबर 3 में हमने पढ़ा था कि एक्सेलरेशन कम होता जाता है जब मास बढ़ता जाता है, और एक्सेलरेशन ज्यादा होता जाता है जब मास क्या होता जाता है, कम होता जाता है। लेकिन टाइम पीरियड पेंडुलम का लेंथ पे डिपेंड करता है, मास पे कभी भी डिपेंड नहीं करता। तो ये मास है और मास पे टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करेगा।
सो वट एवर द mass ऑफ द बॉब इज, टाइम पीरियड विल रिमेन सेम। कोई बड़ा ही डीट है भाई, टाइम पीरियड को कोई असर नहीं होगा जब आप मैस को चेंज करोगे, ठीक है। इट्स मीन्स दैट the time period will remain same if whether you have steel bob or you have a wooden bob, ठीक है। आप इसको प्लेस कर लें, जो मर्जी कर लें, इसने चेंज नहीं होना। तो आप ये याद रख लो कि जो हमारा पेंडुलम है वो बड़ा ही डीट है। अगर आप स्टील की बॉब कर लो, अगर आप आयरन की बॉब यूज कर लो, अगर आप वुड की यूज कर ले, या कोई भी मटेरियल यूज कर लो, इसका टाइम पीरियड पहले यहाँ पे अगर लेट से 10 सेकेंड्स है, तो इस केस में भी वो 10 सेकेंड्स रह जाएगा, ठीक है। अगर आप कुछ और नई नया मटेरियल ले आते हैं, आयरन ले आते हैं, लेंथ को चेंज नहीं करना, लेंथ सेम रहनी चाहिए। आयरन लेके आए हैं लेट से, तो आयरन एफ होता है ना, तो आयरन का भी 10 सेकेंड रहेगा, मीन्स नो इफेक्ट ऑफ मैस, ठीक हो गया। चले जी।